सो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको चैप्टर 2 के लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इस साल 2026-27 एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए या नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल को, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनिजंग टू साहेब। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय द नरेटर टू साहेब, व्हाई वाज शी एम्बेरेस्ड। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली कि जो एनिस जंग है, जो इस चैप्टर की ऑथर हैं, तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था साहेब को। ठीक है, साहेब कौन है? एक रेक पिकर है, यानी कूड़ा बिनने वाला बच्चा है। तो एनिस जंग ने उससे क्या प्रॉमिस किया था। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, कि एनिस जंग ने यानी नरेटर ने साहेब से क्या प्रॉमिस किया था और वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदा क्यों थी। वाई वॉज शी एम्बेरेस्ड, मतलब वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदा क्यों थी। तो इसका आंसर है, द ऑथर promised Sahib that she would open a school for him. Sahib took her word seriously and agreed to join the school. Later, he kept asking her, is your school ready? The author felt very embarrassed because her promise was not meant to be fulfilled. She felt guilty for raising false hopes in the innocent boy's heart. ऑथर ने साहेब से प्रॉमिस किया था कि वो उन बच्चों के लिए, उन रेक पिकर्स बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगी। तो साहेब ने उनकी बातों को सीरियसली ले लिया था और साहेब ने कहा था कि मैं ज़रूर उस स्कूल को ज्वाइन करूँगा। बाद में फिर वो बार बार लगातार पूछता है एनिस जंग से, नरेटर से, कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। ऑथर उस समय बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उस स्कूल को ज़रूर बनाएंगी, बट वो नहीं कर पाई। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। ठीक है, तो ऑथर अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी उन बच्चों के दिलों में उस झूठी आशाओं को जगाने में। तो इस बात को लेकर के एनिस जंग गिल्टी महसूस कर रही थी। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज साहेब, व्हाट वॉज हिज फुल नेम, व्हाट वॉज द आयरनी अबाउट द नेम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली कि जो साहेब है उसका पूरा नाम क्या है, उसके नाम के बारे में क्या आयरनी थी। ठीक है, आयरनी का मतलब होता है कि होता कुछ और है बट रियलिटी में कुछ और होता है, मतलब उसका नाम का मीनिंग कुछ और था बट रियलिटी में वो कुछ और था। ठीक है, इसको आयरनी कहते हैं। साहेब वॉज अ पुअर रेक पिकर फ्रॉम सीमापुरी। तो साहेब एक बेचारा पुअर यानी गरीब रेक पिकर था जो कि सीमापुरी से था। उसका पूरा नाम साहेब आलम था। द मीनिंग ऑफ हिज फुल नेम वॉज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो उसका जो नाम का मीनिंग था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का मालिक। तो यूनिवर्स का मालिक था, उसका पूरा नाम साहेब आलम था। बट ही वॉज अनवेयर ऑफ इट्स मीनिंग, लेकिन वो अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता था। इन रियलिटी हिज लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट from what his name suggested. He wandered through the streets with other barefoot boys, searching for useful things in garbage heaps to earn a living. Ragpicking was his means of survival, and he lived in poverty and hardship. तो साहिब आलम अपना नाम का मतलब बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अलग थी। जो उसका नाम था ना, जो उसका नाम का मतलब था, उससे उसकी ज़िंदगी बहुत अलग थी। उसका नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का मालिक। बट उसकी लाइफ कैसे डिफरेंट थी, वो क्या करता था, वो रैक पिकिंग यानी कूड़ा बिनता था। एक तरफ तो उसका नाम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स था और दूसरी तरफ वो कूड़ा बिनता था। तो यही उसके नाम की आयरनी थी, इसी को कहते हैं आयरनी। वो इधर उधर घूमता रहता था गलियों में और बाकी बच्चों के साथ घूमता था जो बच्चे बेयरफुट होते थे। बेयरफुट का मतलब नंगे पैर होते थे, जिनके पास चप्पलें नहीं होती थी, उनके साथ वो गली गली घूमता था, कूड़ा बिना करता था। और वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें ढूंढता था गार्बेज हीप्स में, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच की बोतल हो गई, प्लास्टिक की बोतल हो गई, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें वो ढूंढने की कोशिश करता था ताकि उसे बेच करके वो कुछ पैसे कमा सके। तो रैक पिकिंग यानी कूड़ा बिनना ही उसका एक सर्वाइवल का एक जरिया था, एक माध्यम था। उसकी फैमिली और साहेब, वो उनका घर चलता था सिर्फ और सिर्फ कूड़ा बिनने से। वो बहुत गरीबी में और बहुत मुश्किल भरे हालात में रहता था और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा
मिजरेबल थी, यानी कि वो कूड़ा बिनता था बट वो उम्मीद यही लगाता था कि कुछ उसको कीमती चीज मिल जाए ताकि उसे बेच करके वो कुछ पैसे कमा सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साहेब है वो क्या ढूंढता है गार्बेज डम्प्स में, यानी कि कूड़े के ढेर में वो क्या ढूंढता है और वो कहाँ रहता है, ठीक है, और वो आया कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है साहेब इज रेक पिकर। तो आपको पता ही साहेब कौन है, एक रेक पिकर है। रेक पिकर मतलब कूड़ा बिनता है वो गली गली जा करके और वो कुछ पैसे कमा पाता है जिसके जरिए वो सर्वाइव कर पाता है। ही लुक्स फॉर वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ डे टू डे लाइफ इन द गार्बेज डम्प्स। वो वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढता रहता है जो डे टू डे लाइफ में काम आती है, उसी गार्बेज डम्प्स में वो हमेशा ढूंढता था कुछ उसको कीमती चीज़ मिल जाए, कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए जैसे प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, ये सारी चीज़ें मिल जाए जिसे बेच करके वो पैसा कमा सके। विच कैन बी सोल्ड, जिसको बेचा जा सके, और रीयूज्ड बाय देम, जिसको वो दोबारा यूज़ कर सके, ठीक है, जिसको दोबारा वो इस्तेमाल कर सके। फटे पुराने कपड़े उसको मिल जाते थे, जूते चप्पल मिल जाते थे, तो उसको वो यूज़ भी कर सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो ढूंढता था गार्बेज डम्प्स में। समटाइम्स ही फाइंड्स अ सिल्वर कॉइन, इवन अ 10 rupee note in the garbage. As there is always hope of finding more, he searches through the garbage. He lives in Simapuri, a place located in the outskirts of Delhi. Saheb has come from Dhaka, Bangladesh. कभी कभी उसको सिल्वर कॉइन मिल जाते थे और कभी कभी उसको 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था उसी गार्बेज से, उस कूड़े के ढेर में से उसको 10 रुपए का नोट और सिल्वर कॉइन मिल जाता था। और उसको हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि उसको कुछ और चीज़ें मिल जाए, इसी उम्मीद में वो हमेशा गार्बेज में ढूंढता रहता था, ठीक है, यानी कि कूड़े के ढेर में हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। और वो सीमापुरी में रहता था, ठीक है। और सीमापुरी कहाँ लोकेटेड है, वो है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, मतलब कि दिल्ली के बाहरी इलाके में वो लोकेटेड है। साहेब आया था बांग्लादेश के ढाका से। तो साहेब बांग्लादेश के ढाका से आया था क्योंकि वहाँ पर एक तूफान आया था जिसने उसके पूरे फील्ड को, पूरे खेतों को तबाह कर दिया था। इसी वजह से साहिब और उसकी फैमिली माइग्रेट हो गए थे दिल्ली में, ठीक है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। देखो यहाँ पर दो स्टोरी है, आपको पता है, एक साहिब की स्टोरी है जो कि हमेशा वो कूड़ा बिनता था और यही उम्मीद में कूड़ा बिनता था कि उसको कोई वैल्यूएबल आइटम मिल जाए जिसे वो बेचकर कुछ पैसे कमा सके। और एक मुकेश की कहानी है जिसमें मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ये जो क्वेश्चन है वो मुकेश की स्टोरी से है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुकेश का एटीट्यूड, नज़रिया कैसा होता है, जैसी उसकी स्थिति थी तो उस स्थिति के हिसाब से उसका एटीट्यूड अलग कैसे था उसकी फैमिली से। यानी उसकी फैमिली जो है अपनी सिचुएशन को, अपने परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रही थी, जबकि मुकेश वो नहीं करना चाहता था। मुकेश कुछ हटकर सोच रहा था, अपने सिचुएशन से बिल्कुल अलग सोच रहा था। तो उसका अलग रवैया कैसा था, अलग नज़रिया कैसा था, अपनी फैमिली से अलग उसका नज़रिया कैसा था। तो मुकेश का जो एटीट्यूड था टुवार्ड्स हिज सिचुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश का जो एटीट्यूड था, मुकेश का जो रवैया था, मुकेश का जो नज़रिया था अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपनी स्थिति परिस्थिति को लेकर के, वो अलग था अपनी फैमिली से, ठीक है। उसकी फैमिली जो है अपनी परिस्थिति को, स्थिति को एक्सेप्ट कर रही थी बट वो नहीं करना चाहता था। वाइल हिज फैमिली हैज़ एक्सेप्टेड बेंगल मेकिंग एज देयर फेट and continues the traditional occupation without questioning it. मुकेश ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर। उसकी फैमिली का काम क्या था, उसकी फैमिली का काम था चूड़ी बनाने का, ठीक है। तो वो चूड़ी बनाया करती थी उसकी फैमिली और मुकेश को भी वही चूड़ी बनाना पड़ता था। तो उसकी फैमिली ने अपनी परिस्थिति को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एक अपनी किस्मत के रूप में। तो उन्होंने मान लिया था कि ये जो चूड़ी बनाने का काम है, तो क्योंकि वो उनकी फैमिली की किस्मत है और वो काम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि वो ट्रेडिशन है, ठीक है, मतलब उनकी परंपरा है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, क्योंकि वो पूर्वजों से वही काम चला आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस काम को एक्सेप्ट कर लिया था बिना कोई सवाल के। लेकिन मुकेश का ड्रीम कुछ और था। मुकेश का ड्रीम क्या था, मुकेश अपना फ्यूचर अच्छा देख रहा था। ही डज नॉट वॉन्ट टू बिकम अ बेंगल मेकर। वो बिल्कुल भी चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता था। वो फ्यूचर में यही काम नहीं करना चाहता था जो उसकी फैमिली और उसके जो दादा परदादा करते आ रहे थे। तो वो इस काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। लाइक हिज फादर एंड फोर फादर्स, इंस्टीड ही वॉन्ट्स टू बिकम a motor mechanic and learn to drive a car. He is determined to break away from the vicious circle of poverty and the family profession. Unlike the other members of his family, Mukesh has the courage to dream and the determination to fulfill his dream.
उसके जो दादा परदादा जो ये काम करते आ रहे थे चूड़ी बनाने का, तो वो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता था। उसने ठान लिया था कि ये गरीबी की जो चक्र है, ये दुष्चक्र है, गरीबी का जो ये साइकिल चलता आ रहा है, और ये जो फैमिली प्रोफेशन है, जो फैमिली का जो ये काम चलता आ रहा है, तो वो इसको तोड़ेगा, ठीक है। मतलब ये परंपरा जो चलती आ रही है, इस परंपरा को वो तोड़ेगा। तो उसने वो पूरा ठान लिया था, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह ये काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। मुकेश हैज द करेज, मुकेश के अंदर वो करेज था, वो साहस था सपना देखने का। वो अपने सपने को पूरा करना चाहता था, और उसका सपना क्या था? एक मोटर मैकेनिक बनना। तो वो कार चलाना सीखना चाहता था और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था फ्यूचर में। तो वो सपना उसने देखा था और वो उसको पूरा करने के लिए उसने ठान लिया था, और उसके अंदर वो साहस था अपने सपने को पूरा करने की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। So, question number 5. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? इस चैप्टर की जो ऑथर हैं, ठीक है, एनी जंग, तो वो क्या रीजंस देती हैं, क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं जब वो बच्चों को देखती हैं कि उन्होंने चप्पल नहीं पहने हुए थे। तो वो क्या कारण बताती हैं बच्चों के चप्पल ना पहनने की। तो बच्चों ने चप्पल नहीं पहनी थी, तो ऑथर ने उसका क्या कारण बताया था। तो इसका आंसर है, the author notices many Rekpika's children in her neighborhood who walk barefoot. When she asks about it, she is told that going barefoot is a tradition in their community. However, the author believes that this explanation is only an excuse to hide the harsh reality of poverty. The children do not wear shoes because their families cannot afford them. Thus, barefoot walking reflects their poor economic condition and lack of basic necessities. ऑथर कई रेक पिकर्स को देख करके एक चीज़ नोटिस करती है, और वो क्या नोटिस करती है कि उन बच्चों ने, उन रेक पिकर बच्चों ने जो उनके पड़ोस से होकर के गुजरते थे, उन लोगों ने कोई चप्पल नहीं पहनी हुई थी। तो ऑथर कई रेक पिकर्स बच्चों को देखती हैं अपने पड़ोस में, और उन्होंने कोई भी चप्पल नहीं पहने थे। बेयर फुट का मतलब होता नंगे पैर, और वो नंगे पैर चला करते थे, तो वो नोटिस करती हैं। जब ऑथर ने पूछा इस बारे में, उन बच्चों से पूछा कि चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो बच्चों ने बताया कि नंगे पैर चलना उनका एक ट्रेडिशन है, मतलब परंपरा है। उनकी उनकी कम्युनिटी में ये परंपरा है कि वो चप्पल नहीं पहन सकते हैं। तो उनकी कम्युनिटी में नंगे पैर चलना एक ट्रेडिशन है। हालांकि ऑथर का मानना था कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक बहाना है। मतलब जो बच्चे बता रहे हैं ना कि नंगे पैर चलना उनकी कम्युनिटी के लिए, उनके समुदाय के लिए, उनके समाज के लिए एक ट्रेडिशन है, तो इसलिए वो नंगे पैर चलते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो एक वो बहाना है, वो एक्सक्यूज़ है, ताकि वो गरीबी की रियलिटी को छुपा सके, ठीक है, ताकि वो गरीबी को छुपा सके। तो इसीलिए वो एक बहाना बनाते हैं, और इसलिए वो बताते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है उनके लिए। तो इसलिए बच्चे शूज़ नहीं पहनते हैं क्योंकि उनकी फैमिली अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। तो ऑथर यही सोचती हैं कि वो शूज़ इसलिए नहीं पहनते हैं, चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि उनकी फैमिली उन चप्पल को अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, वो खरीद ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो नंगे पैर चलते हैं। लेकिन बच्चे बताते हैं कि वो एक ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है, इसलिए वो नंगे पैर चलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहेब हैप्पी है टी स्टॉल में काम करके? तो साहेब टी स्टॉल पे काम करता था, और क्वेश्चन यही पूछा गया कि क्या वो खुश है वो काम करके। तो इसका आंसर है नो, साहेब सीम्स नॉट टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, दो ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स ही सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज फ्रीडम। साहब जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है टी स्टॉल में काम करके, भले ही उसको 800 रुपये मिलते हैं और उसको खाना मिलता है, बट उसने अपनी आज़ादी खो दी है। मतलब जो उसकी आज़ादी थी, जो उसका फ्रीडम था, जब वो रेक पिकिंग करता था, कूड़ा बीनता था, तो उसको कोई रोकने टोकने वाला, डांटने वाला कोई नहीं था। वो अपना खुद का मालिक था, वो कहीं भी जाता था, किसी भी कूड़े के ढेरे में वो कूड़ा बीनता था, तो वो उसको कोई रोक टोक नहीं था। बट अब जब वो टी स्टॉल में काम कर रहा है, तो वो ओनर के अंडर काम कर रहा है, एक मालिक के अंडर काम कर रहा है, तो मालिक जो भी ऑर्डर देगा उसको वो करना पड़ेगा। तो उसकी सारी फ्रीडम जो है छीन चुकी थी। हिज फेस हैज़ लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक that he had when he was working as a rake picker. The steel canister seems heavier than the plastic bag he used to carry. He is no longer his own master. Now he is merely servant at the tea stall where the owner controls all the movements. Therefore, Sahib no longer appears to be happy with his new job.
देखो जब साहब को ये न्यू जॉब लगी थी टी स्टॉल में काम करने की, तो उसका जो फेस होता था, केयर फ्री वाला जो फेस होता था उसका, तो उसके चेहरे पर हमेशा एक फ्रीडम दिखता था, ठीक है, एक केयर फ्री लुक दिखता था। मतलब उसको कोई भी परवाह नहीं थी किसी चीज की, वो खुद का मालिक था, वो कहीं भी जाता था, कहीं भी घूमता था, ठीक है। बट अब वो केयर फ्री लुक जो उसका था वो अब खो चुका है। तो जब वो रेक पिकिंग का काम करता था, जब वो कूड़ा बिनने का काम करता था, ठीक है, तो उसके फेस पर एक केयर फ्री लुक दिखता था, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, वो पूरा आज़ाद था, वो इधर उधर घूमता था और कूड़ा बिनता था। लेकिन अब जो स्टील कैनिस्टर वो उठाता है, जो कि उसको बहुत भारी लगता है, ठीक है, जो उसका प्लास्टिक बैग था ना उससे भी भारी है वो, तो प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा उसको स्टील कैनिस्टर भारी लगता है, जो प्लास्टिक बैग वो पहले उठाया करता था। कहने का मतलब ये है कि अब वो एक ओनर के अंडर काम कर रहा है, एक मालिक के नीचे काम कर रहा है। अब वो बिल्कुल भी अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है, अब वो एक सर्वेंट रह गया है जो टी स्टॉल में काम करता है, क्योंकि अब उसका जो ओनर है वही सारे उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है इस जॉब से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, वी कैन नॉट ब्रेक आवर लीनेज, डू यू थिंक दिस लीनेज कैन बी ब्रोकन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह एक कर्मा है, ये एक किस्मत है, ठीक है, ये कौन कहता है, ये मुकेश की दादी कहती हैं। और मुकेश की दादी कहती हैं कि हम ये परंपरा को ये तोड़ नहीं सकते हैं, जो हम काम करते आ रहे हैं चूड़ी बनाने का, तो वो हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो उनकी दादी कहती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो आपके पूर्वज, जो आपके दादा परदादा काम करते आए हैं, क्या वो परंपरा को, क्या वो ट्रेडिशन को तोड़ा जा सकता है। इसका आंसर देखो, Mukesh's grandmother believes that it is their destiny to be poor and to be born into a family of Bengal makers. She felt that they cannot change their God given lineage. She has seen her own husband lose his eyesight because of the dust produced while polishing ग्लास बेंगल्स। देखो जो मुकेश की दादी हैं उनका मानना है कि ये उनकी डेस्टिनी है, ये उसकी किस्मत है कि वो एक गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, ठीक है, गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, और वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो चूड़ी बनाते हैं, जिनका काम है चूड़ी बनाना। तो मुकेश की भी किस्मत यही है। मुकेश की किस्मत क्या है कि वो एक चूड़ी बनाने वाली फैमिली के घर में जन्म लिया है, ठीक है, और गरीब घर में उसने जन्म लिया है, तो वो उसकी किस्मत है। अब वो भी बड़ा होकर के यही काम करेगा, चूड़ी बनाने का काम करेगा। मुकेश की दादी का मानना है कि जो ये भगवान ने जो लीनेज दिया है, जो काम चला आ रहा है, ये परंपरा, ये जो भगवान द्वारा दिया गया है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड की आंखों की रोशनी को खोते हुए देखा है जब वो ग्लास बेंगल को पॉलिश कर रहे थे, ठीक है, तो ग्लास बेंगल को पॉलिश करते हुए डस्ट निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उसी की वजह से मुकेश की दादी के हस्बैंड ने आंखों की रोशनी खोई है, तो मुकेश की दादी ने ये देखा है। हालांकि ब्रेकिंग द लीनेज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, जो लीनेज होता है ना ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। दोज हु आर डिटरमाइंड कैन फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। जिसने ठान लिया है, जिसने लाइफ में ठान लिया कुछ करने का, जिसने लाइफ में एक पक्का इरादा कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो इस वंश परंपरा को तोड़ सकता है। आई फर्मली बिलीव दैट पीपल शुड हैव ड्रीम्स एंड वर्क हार्ड टू अचीव देम। आपको क्या लिखना है जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपको लगता है कि लीनेज को तोड़ा जा सकता है, तो आप लिखोगे मेरा पूरा मानना है, ठीक है, मेरा पूरा पक्का विश्वास है कि हाँ लीनेज को तोड़ा जा सकता है। और लोगों को एक सपना देखना चाहिए, लोगों को सपना देखना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए, और उसे अचीव करने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं, अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम, वाई एंड वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि वो अपना सपना पूरा कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो क्यों कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन है। देखो मुकेश बिलोंग्स टू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो मुकेश बिलोंग करता है चूड़ी बनाने वाले फैमिली से, जो कि फिरोजाबाद में रहते थे।
वेयर ईच फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग। फिरोजाबाद जगह जो है वहाँ पर हर फैमिली यही काम करती है, चूड़ी बनाने का काम करती है, ठीक है, हर फैमिली वहाँ पर करती है। इसलिए मुकेश की फैमिली भी चूड़ी बनाया करती थी क्योंकि वहाँ पर ये काम चलता था और ऊपर से उनके जो परंपरा रही है, उनका ट्रेडिशन रहा है, उनके फैमिली में हर कोई यही काम करता था। तो जब मुकेश से पूछा जाता है, मुकेश कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं तो गाड़ी चलाना सीखूंगा। ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था। हाउएवर बिकॉज ही इज caught up in the vicious circle created by others, he will not be able to realize his dream until he can abandon bengal making। तो मुकेश का मानना था जब तक वो इस चूड़ी बनाने वाला काम को नहीं छोड़ेगा तब तक वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। तो वो अपने सपने को पूरा करना चाहता था और वो इस सर्कल से बाहर निकलना चाहता था, यानी कि जहाँ जिस फैमिली में सदियों से यही काम चला आ रहा है, यही ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो इसको वो तोड़ना चाहता था। तो इस साइकिल को ख़त्म करना चाहता था, इस साइकिल को तोड़ना चाहता था, वो अपना सपना पूरा करना चाहता था। तो यह था क्वेश्चन नंबर 8। तो यह था चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएंगी, ठीक है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।